नमस्कार, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन और आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। आज हम बात करेंगे ब्लड डोनेशन को लेकर। खून हमारा खौलता है, खून हमारा जमता है, खून बह भी जाता है, खून खराबा भी हो जाता है, लेकिन खून किसी दूसरे का जीवन बचा सके इस बारे में हम इतनी गंभीरता से नहीं सोचते हैं। कम से कम ब्लड डोनेशन से जुड़े हुए आंकड़े तो यही कहानी बताते हैं। तो आज समझते हैं कि ब्लड डोनेशन क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। हमारे आज के जो विशेषज्ञ हैं उनसे आपको मिलवा देते हैं। डॉक्टर अमित शर्मा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के एक्सपर्ट हैं और वर्तमान में आप जयपुर स्थित सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज के ब्लड ट्रांसफ्यूजन विभाग में सीनियर प्रोफेसर और हेड हैं। आपको करीब 30 वर्षों का अनुभव है। आप जनरल मेडिसिन और पैथोलॉजी में एमडी हैं। आप अब तक करीब 300 संस्थाओं को ब्लड बैंक से जोड़ चुके हैं और ये संस्थाएं और डॉक्टर अमित लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करते हैं। आप इंडियन सोसाइटी ऑफ ट्रांसफ्यूज़न मेडिसिन के लाइफ टाइम मेंबर भी हैं। तो डॉक्टर साहब, इस शो में आपका स्वागत है। और आज का जो विषय है वो तो हम बता ही चुके हैं कि ब्लड डोनेशन है। अच्छा, आपके साथ भी ब्लड डोनेशन की एक कहानी जुड़ी हुई है, तो संक्षिप्त में ज़रा बताइए कि वो क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि आपने एक बहुत ही श्रेष्ठ कार्य के लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं मात्र 13 वर्ष की आयु का था तो उस समय मैं किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ गया था और 2 यूनिट ब्लड की मुझको रिक्वायरमेंट थी। न जाने कहाँ से वो 2 यूनिट ब्लड आया और मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। तो मुझको मेरी मम्मी ने यही चीज़ सिखाई कि बेटा, ये ऋण आपको इसी जीवन में पूरा करना है। और उस क्रम में मैं आज तक इसी सेवा में लगा रहता हूँ कि किसी भी मरीज को रक्त की कमी से कभी कोई तकलीफ़ ना हो, उसको हमेशा ब्लड उपलब्ध रहे उसके लिए। बिल्कुल, इसीलिए रक्तदान को महादान कहा जाता है कि आप 13 साल की उम्र में आपको 2 यूनिट ब्लड मिला। किसने दिया, कहाँ से आया, ये आपको पता नहीं, लेकिन वो एक ऐसी कड़ी बन गई कि आज आप हज़ारों लोगों की मदद कर पा रहे हैं। अच्छा, जो खून होता है वो होता क्या है दरअसल हमारे शरीर के लिए, वो क्यों महत्वपूर्ण है और उसकी ज़रूरत हमें कब कब पड़ती है? मतलब खून में क्या है? मतलब खून खुद ही बनता है, हमको बाहर से तो लेते ही हैं ज़रूरत के अनुसार, लेकिन उसको हमारे शरीर में महत्व क्या है? मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ब्लड की संरचना होती है उसके अंदर 2 अवयव होते हैं। उसके अंदर 55% जो होता है वो प्लाज्मा, यानी कि एक तरह से पानी का तलर रूप होता है, और जो 45% भाग होता है वो 3 प्रकार की कोशिकाओं से बनता है, जिनको हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कहते हैं। हमारी बोन मैरो हमेशा ब्लड का सतत कंटिन्यूस निर्माण करती रहती है और इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को ले जाने की और CO2 को बाहर निकालने की क्षमता होती है। इसी ब्लड के अंदर हमारे सारे हार्मोन्स होते हैं, हमारे एमिनो एसिड्स होते हैं, कई प्रकार के केमिकल्स होते हैं जो ज़िंदगी को चलाने के लिए अत्यंत ज़रूरी होते हैं। अच्छा, एक व्यक्ति के शरीर में कितना ब्लड होता है एक समय में? मतलब अभी मेरे शरीर में कितना रक्त जो है वो मौजूद है, और इसकी जो शरीर में सर्कुलेशन होता है, जो संचरण होता है, प्रवाह होता है, वो किस स्पीड से होता है? और जो बच्चे, बुज़ुर्ग और युवा जो हैं, क्या उस उम्र में इन सब चीज़ों का अलग अलग आंकड़ा होता है कोई? आपको अगर साइंटिफिक तरीके से मैं समझाऊँ तो 70 ml ब्लड पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से होता है। यानी कि अगर किसी वयस्क व्यक्ति का वजन 72 किलो है तो उसके शरीर में करीब करीब 5 लीटर ब्लड होता है। साधारणतया जो अडल्ट होते हैं उनके अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। अगर किसी का वज़न ज़्यादा होगा तो भी उसका ब्लड का जो वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा होगा, अगर किसी का वज़न कम है तो उसका वॉल्यूम कम होगा। अच्छा, कहते हैं कि हमारे शरीर में बहुत बड़ा हिस्सा लिक्विडिटी का होता है, मतलब पानी बेस्ड जो चीज़ें हैं वो होती हैं, तो उसमें ये 5 लीटर जो आप ब्लड बता रहे हैं, क्या वो भी शामिल होता है? बिल्कुल। अगर आप देखें कि अपने जो ब्लड है वो शरीर का वजन का 14% भाग होता है, और उस 14% के अंदर जैसा मैंने बताया कि 55 से 60 भाग जो होता है वो प्लाज्मा का होता है।
अच्छा, ये जो खून है मेरे शरीर का, इसको मैं कभी डोनेट ही नहीं करूं, मतलब मैंने आज तक नहीं किया और मैं आगे भी नहीं करना चाहता, तो क्या होगा? मेरा खून जो है वो पुराना हो जाएगा, बासी हो जाएगा, या उसमें कोई संक्रमण हो जाएगा, या वो खून मेरे को किसी ज़रूरत पड़ेगी मेरे शरीर को किसी बीमारी की वजह से, तो वो खून स्वतः ही काम में आ जाएगा, ऐसा होगा? तो मतलब करना क्या चाहिए मुझे? जैसा कि प्रकृति का नियम है, अगर आप किसी भी ब्लड को अगर डोनेट नहीं करते हैं तो स्वतः ही 120 दिन बाद उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, यानी कि जब वो स्प्लीन के अंदर जाता है तो उसका अपने आप प्रकृति के नियम के अनुसार उसका विखंडन हो जाता है। अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं, जैसे कि अगर मैं एक गांव की भाषा में समझाऊं कि जिस कुएं से अगर आप पानी ले रहे हैं और लगातार अगर उसका पानी पी रहे हैं तो उसका पानी स्वच्छ भी होता है और मीठा भी होता है। उसी प्रकार आप अगर रेगुलर डोनर हैं, अगर ब्लड डोनेट करते हैं तो आपकी बोन मैरो स्टिमुलेट होएगी, अच्छा खून बनेगा, ज़्यादा खून बनेगा, उस खून की क्वालिटी अच्छी होगी और कई जो हानिकारक चीज़ें होती हैं, जैसे कोई अगर हाई कोलेस्ट्रॉल है तो उसकी मात्रा भी कम हो जाएगी, अगर आयरन की मात्रा ज़्यादा है तो वो भी कम हो जाएगी। यानी कि आपको अगर रक्तदान करते हैं तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अच्छा, जब आपके पास तो सैकड़ों मरीज रोज ही आते होंगे जिनको खून की ज़रूरत पड़ती है, और जब आप कहते हैं कि भाई कोई डोनर चाहिए, आपको रक्त देना पड़ेगा, तो पहला रिएक्शन क्या होता है? मतलब क्या लोग आसानी से तैयार हो जाते हैं? देखिए, जब मैंने ब्लड बैंक ज्वाइन किया था आज के 30 साल पहले, तब बिल्कुल जो सिचुएशन थी डिफरेंट थी और आज ये सिचुएशन बदल चुकी है। पहले लोग घबराते थे, ब्लड के नाम से भाग जाते थे। अगर हमको वार्ड में बहुत ज़्यादा भीड़ है तो हम कहते थे कि आपको ब्लड देना होगा और वो वार्ड खाली हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे हमने 25 साल में भारत सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने इसके ऊपर काम चालू किया। हमारे जो नौजवान हैं जो कॉलेज और स्कूल में पढ़ते हैं, हमने कॉलेज में जाकर हमने ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए, उनको मोटिवेट किया, उनको इसके बारे में बताया, जो उनकी भ्रांतियां थी उनको ख़त्म करी। और आज हमारा ये है कि अगर हमारे किसी भी रोगी को गंभीर अवस्था में अगर वो भर्ती होता है और रक्त की कमी हो, तो अगर हम उनको फ़ोन कॉल करके या सूचना देकर अगर बुलाते हैं तो एक डोनर को बुलाते हैं और 4 डोनर ब्लड देने के लिए आते हैं। ये हमारा एक तरह से आप अचीवमेंट मान सकते हैं। बिल्कुल, ये तो आपके प्रयासों से हो ही रहा है। लेकिन मैंने कहीं एक आंकड़ा पढ़ा था कि लगभग देश में हमें रोज़ाना 38,000 ब्लड डोनर्स की ज़रूरत है। तो लगभग हम मान लीजिए 135-40 करोड़ तो हमारे देश की आबादी हो ही चुकी है। तो उसमें केवल 38,000 ही ब्लड डोनर्स हैं, मतलब कि जो हमको उपलब्ध हो पाते हैं। तो मतलब 38,000 होते हैं या इतने की ज़रूरत है, तो ये कितना डिफरेंस है? मैं आपको समझाऊं कि जो भी जनसंख्या का होती है उसके 1% लोगों को साल के अंदर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हमारे देश की जनसंख्या 135 करोड़ है तो करीब 1,35,00,000 यूनिट की हमको ब्लड की आवश्यकता होती है हर साल। जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने प्रयास किया, सरकार ने प्रयास किया, आप लोगों ने प्रयास किया, मीडिया ने प्रयास किया, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी गांवों के जो सुदूर क्षेत्र हैं जहां हम इनको अच्छी तरह से टच नहीं कर पाए हैं, वहां हम इनको वेल एजुकेट नहीं कर पाए हैं, मोटिवेट नहीं कर पाए हैं, वहां अभी भी ज़रूरत है। मैं आपसे यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर 2% नौजवान जो हैं या हमारी जनसंख्या का 2% लोग भी अगर ब्लड डोनेट करें तो ब्लड की तो कहीं किसी तरह के से कहीं कमी ही नहीं रहेगी। केवल ज़रूरत ये है कि हम उन लोगों को टच कर रहे हैं जो हमसे दूर हैं, गांवों में हैं, सुदूर क्षेत्रों में बसते हैं, उनको समझाने की और उनको जानकारी देने की ज़रूरत है। अच्छा, 1 यूनिट ब्लड से कितने लोगों की जान हम बचा सकते हैं, और इस खून के अंदर कितने तरह के कंपोनेंट होते हैं ये तो आपने पहले बता ही दिया, लेकिन किन किन तरह की बीमारियों में इस रक्तदान वाले ब्लड की उपयोगिता हो सकती है? मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जैसे से टेक्नोलॉजी का विकास हुआ उसी तरह से हमारी मेडिकल साइंस के अंदर भी उन्नति हुई।
एक व्यक्ति का अगर हम 450 ml ब्लड जो कंपोनेंट्स के लिए लेते हैं, हम उसको 6 घंटे के अंदर ही अंदर कंपोनेंट्स के अंदर विभक्त या अलग कर लेते हैं। मैं आपको समझाना चाहूँगा कि 1 यूनिट ब्लड से हम पैक्ड सेल्स बनाते हैं जिसमें आरबीसीज होती हैं, प्लेटलेट्स बनाते हैं जिनको हम आरडीपी कहते हैं, प्लाज्मा होता है जिसको हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा कहते हैं, और एक क्रायोप्रेसिपिटेट बनाया जाता है। अब ये चारों कंपोनेंट हम ज़रूरत के मुताबिक, जैसे कि अगर किसी के हीमोग्लोबिन की कमी है, एनीमिया है, ट्रॉमा हो गया, या कोई गन शॉट इंजरी हो गई, या एकदम से रक्त की आवश्यकता पड़ी, उनको पैक्ड रेड सेल्स दी जाती है। अगर किसी को डेंगू फीवर है या कुछ और कारणों से उसके प्लेटलेट्स की कमी है तो उसको आरडीपी दी जाती है। अगर किसी के शरीर में रक्त में थक्का बनने के अंदर एक कोगुलेशन फैक्टर्स की ज़रूरत होती है, अगर वो कोगुलेशन फैक्टर्स की कमी है तो हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा उसको ट्रांसफ्यूज करते हैं। और ऐसे ही कोगुलेशन के अंदर एक फिब्रिनोजन की ज़रूरत होती है, अगर उसकी कमी है तो हम क्रायोप्रेसिपिटेट देते हैं। और हर कंपोनेंट की मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि अलग अलग लाइफ होती है। अगर हम होल ब्लड रखते हैं तो उसकी आयु 35 दिन की होती है, पैक्ड आरबीसी की 42 डेज़ होती है, जो प्लेटलेट्स होती हैं उनकी आयु 5 डेज़ होती है, और जो एफएफपी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है और जो क्रायोप्रेसिपिटेट है उसकी लाइफ 1 ईयर होती है। तो ज़रूरत के मुताबिक किस व्यक्ति को, किस मरीज को कौन सा अवयव या कौन सा कंपोनेंट चाहिए, उसके अनुसार ही उसको ट्रांसफ्यूज किया जाता है। अच्छा, ब्लड ग्रुप को लेकर भी बहुत तरह की भ्रांतियां रहती हैं कि ये ब्लड ग्रुप है तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये ब्लड ग्रुप है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और आजकल तो इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी खबरें भी चलती हैं, मतलब कि इस ब्लड ग्रुप वाले को ये होने का ख़तरा है, इस ब्लड ग्रुप वाले को ये नहीं होगा। तो मतलब हमारे ब्लड ग्रुप के बारे में थोड़ा बताइए कि कौन सा दुर्लभ ब्लड ग्रुप होता है, कौन सबसे खून ले सकता है, किसका खून सबको चढ़ाया जा सकता है, और क्या मेरे ब्लड ग्रुप का मेरे व्यक्तित्व या मुझे की बीमारियां होने न होने का इनसे भी कोई संबंध है? हमारे एक साइंटिस्ट थे लैंड स्टेनर, जिनकी याद के अंदर हम लोग 14 जून को हर साल विश्व रक्तदाता दिवस मनाते हैं। उन्होंने 1900 के अंदर एक एबीओ ग्रुप की खोज करी थी। उसके बाद आरएच फैक्टर आया, उसके बाद कई तरह के ब्लड ग्रुप्स आए हैं, एमएनएस है, डफी है, लुइस है, कई तरह के ब्लड ग्रुप हैं। लेकिन जो ज़्यादातर हम काम में लेते हैं वो होता है एबीओ और आरएच ग्रुपिंग। यहाँ आपको मैं मोटे तौर पे समझाऊं कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो ए, बी, ओ और ए बी ग्रुप होता है, और जो उनका रिसेस फैक्टर आरएच होता है या तो पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। इसके अलावा रेयर ब्लड ग्रुप्स होते हैं, जैसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है। कुछ बीमारियां हैं जो ए ग्रुप वालों को ज़्यादा होती हैं, कुछ बीमारियां बी वालों को ज़्यादा होती हैं। लेकिन ये बहुत ही मतलब छोटी सी इसके ऊपर खोज करी हुई है, कोई ऐसा ज़्यादा हमारे पास डाटाज नहीं है कि हम ये कह सकें कि बी ग्रुप वालों को ये बीमारियां हो जाएगी, ए ग्रुप वालों को ये हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा कोई साइंटिफिक वे से इस पर अभी कोई रिसर्च नहीं हुई है, इसलिए इस पर कुछ भी कमेंट करना अतिशयोक्ति होगी। अच्छा, जब ब्लड डोनेशन की हम बात कर रहे हैं तो लोगों के मन में ये सवाल भी आएगा कि भाई इससे मेरे को कमज़ोरी आ जाएगी, और फिर पता नहीं कितने दिनों में मेरा जो खून है वो जो निकाला है आपने उसकी भरपाई होगी। अच्छा, कुछ लोग होंगे जो एनीमिया होगी, जिनको समस्या मतलब ऑलरेडी उनमें खून की कमी है, और वो चाहते होंगे कि भाई हमारा खून जो है वो दूसरे तरीक़ों से भी हम उसको खान पान से भी बढ़ा सकें। तो एक तो इसकी भरपाई कितने समय में हो जाती है ब्लड देने के बाद में, और मैं अपना खून बढ़ाना चाहता हूँ, उसकी क्वालिटी अच्छा करना चाहता हूँ, मेरे ब्लड को मैं बहुत मजबूत बनाना चाहता हूँ, तो ये कैसे होगा? देखिए, जो रक्तदान की एक प्रक्रिया होती है, आप किसी भी लाइसेंस होल्डिंग ब्लड बैंक में गए या किसी कैंप में गए, सबसे पहले वहाँ का जो चिकित्सक होगा वो आपका
एक एग्जामिनेशन करेगा कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है, आपकी पल्स कितनी है, कोई फीवर तो नहीं है। फिर एक क्वेश्चनेयर होता है जिसके अंदर सब चीज़ पूछी जाती हैं कि आप हेल्दी हैं कि नहीं है, आपको कोई बीमारी हुई कि या नहीं, कोई हेपेटाइटिस का, कोई वैक्सीनेशन की हिस्ट्री, कैंसर की बीमारी की, ऑपरेशन की, सारे डिटेल में हिस्ट्री ली जाती है। उसके बाद ये भी कंफर्म किया जाता है कि आपकी जो उम्र है वो 18 साल से अधिक और 60 साल से कम है कि नहीं है, आपका वज़न 48 या 50 किलो से अधिक है या नहीं, आपके शरीर में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर से अधिक है या नहीं। जब ये सब चीज़ें सुनिश्चित कर ली जाती हैं, उसके बाद आपका मात्र अगर होल ब्लड रखना है तो हम 350 ml लेते हैं, अगर कंपोनेंट बनाते हैं तो 450 ml ब्लड लिया जाता है। ये ब्लड केवल आपके शरीर का एक 20वां हिस्सा होता है, यानी कि आपको पता ही नहीं लगता है। और ये पूरी प्रक्रिया जो है 5 से 7 मिनट के अंदर आपका रक्त ले लिया जाता है। रक्तदान के पहले हम आपको कुछ नाश्ता और तलर पदार्थ देते हैं। रक्तदान के बाद 15 से 20 मिनट तक आपको हम आराम कराते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आपको नाश्ता दिया जाता है और आपको कुछ प्रिकॉशंस बताए जाते हैं कि आज आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं करेंगे, धूप में नहीं जाएंगे, ज़्यादा पानी पिएंगे और नॉर्मल एक्टिविटीज़ करेंगे। तो आप ये देखिए कि एक व्यक्ति आराम से ब्लड दे सकता है, कोई तकलीफ़ नहीं होती है और कोई ज़्यादा अमाउंट का ब्लड किसी से शरीर से नहीं निकाला जाता है। अच्छा, अभी तो लोगों का वैक्सीनेशन भी बहुत हो रहा है, तो उसे लेकर मैं क्या समझूं कि मेरे को जैसे बूस्टर डोज भी लग चुकी है तो मैं रक्तदान कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, और पहली या दूसरी डोज जिन लोगों को लग रही है तो वो कितने समय बाद रक्तदान कर सकते हैं। और इसी तरह से ये तो रक्तदान करने वालों की बात है, यदि किसी को ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ रही है तो उसको वैक्सीन लग चुकी है, नहीं लग चुकी है, बूस्टर लग चुकी है, तो क्या इनका भी असर पड़ेगा उस पर कुछ? अगर आप ट्रांसफ्यूजन आपको देना है किसी मरीज़ को तो उसके वैक्सीन लगी है या नहीं लगी है इसका कोई भी असर नहीं है। हमको अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो करना है, लेकिन जो डोनर है उसके लिए ज़रूर है कि अगर उसको कोविड हुआ है, अब वो कोविड से रिकवर हो गया है और उसके बाद बिल्कुल जब रिकवर हो गया उसके 28 दिन बाद वो ब्लड डोनेट कर सकता है। अगर उसके वैक्सीन लगी है तो वैक्सीन के 14 दिन बाद वो ब्लड डोनेट कर सकता है। अच्छा, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि ब्लड डोनेट कर सकते हैं और कौन से लोग ऐसे हैं जो कि ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं? अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है और उसकी उम्र 18 साल से अधिक और 60 साल से कम है, वज़न अगर 50 किलो से अधिक है और शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर से अधिक है, उसको लास्ट 7 से 10 दिनों में कोई फीवर नहीं हुआ है, उससे अगर कोई हेपेटाइटिस नहीं है, कोई कैंसर या कोई किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं है, तो वो व्यक्ति कभी भी किसी भी लाइसेंस होल्डिंग ब्लड बैंक के अंदर जाकर ब्लड डोनेट कर सकता है। दूसरी बात, कौन लोग नहीं कर सकते हैं, 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं टेम्परेरी, जिनको थोड़े समय के लिए हम रोक देते हैं ब्लड डोनेशन के लिए। दूसरे होते हैं जिनको हम परमानेंट मना कर देते हैं कि आप ब्लड डोनेट नहीं करेंगे। तो पहले मैं बताना चाहूँगा कि परमानेंट डेफरर या जिनको रोका जाता है, अगर किसी के कैंसर हो गया है, किसी के बाईपास सर्जरी हो गई है, किसी को एपिलेप्सी के फिट्स आते हैं, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, ट्यूबरकुलोसिस का इलाज चल रहा है, बड़ी कार्डियक सर्जरी या न्यूरो सर्जरी हुई है, या कोई जन्मजात कोई बड़ी विकलांगता है, ऐसे लोगों को हम परमानेंट डेफर करते हैं। जो टेम्परेरी थोड़े टाइम के लिए हैं, जैसे किसी का हीमोग्लोबिन 11 ग्राम है तो हम उसको कहते हैं कि आप अच्छी डाइट लीजिए और 2 महीने बाद आयरन, कैल्शियम, बी कॉम्प्लेक्स लेके अपने खून की में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाइए और आप फिर दे सकते हैं। ऐसे ही अगर कोई फीमेल है, अगर उसके पीरियड्स आ रहे हैं तो ड्यूरिंग पीरियड्स में, या अगर वो अपने बच्चे को लैक्टेशन करा रही हैं या अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, या कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, तो उनको टेम्परेरी डेफर किया जाता है। ऐसे ही अगर किसी को
कोई जो छोटा ऑपरेशन हुआ है तो वो 6 महीने बाद या 1 साल के लिए उनको हम डेफर कर देते हैं। ऐसे ही वैक्सीनेशन की हिस्ट्री होती है कि किसी को अगर रेबीज़ के टीके लगे हैं या किसी ने हेपेटाइटिस का वैक्सीन लिया है तो उसको कुछ पर्टिकुलर टाइम है, उसके लिए हम उनको रोक देते हैं, उसके बाद वो आराम से दे सकते हैं। आजकल एक टैटू का बड़ा फैशन चल गया है, लोग टैटूइंग कराते हैं। अगर आपने टैटू कराया है तो 1 साल तक आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं, 1 साल बाद आप वापस ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अच्छा, 18 साल होने पर ही ब्लड डोनेट कर सकते हैं और 60 साल की उम्र के बाद नहीं कर सकते हैं, तो इसका क्या मतलब है? मतलब ऐसा क्यों बना है नियम? देखिए 18 साल तो ये क्या है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर आता है, एक गाइडलाइंस बनी होती हैं, तो जिसके अनुसार जो मिनिमम एज है वो 18 साल रखी है। जो मैक्सिमम है, अगर आप देखें तो इसको हमने 65 साल भी करी है, लेकिन वो उन लोगों के लिए है जो रेगुलर डोनर हों। यहाँ रेगुलर डोनर का मतलब मैं आपको समझाना चाहूँगा कि कोई व्यक्ति अगर हर साल ब्लड डोनेट करता आया है, 55 साल में भी किया उसने, 56 में भी किया, लगातार कर रहा है, तो वो व्यक्ति 65 साल तक की उम्र में भी ब्लड डोनेट कर सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ लोग आज ब्लड डोनेट किया, फिर 2 साल का गैप आ गया, 3 साल का गैप आ गया, या उन्होंने ज़िंदगी में 3-4 बार ही किया, तो ऐसे लोगों को हम लोग 18 से 60 साल की उम्र तक ही अलाउ करते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अनुसार। अच्छा, आजकल ये इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें चलने लगी हैं कि जवान खून है, और खून के साथ कई तरह के नुस्खे भी आजमाने लगे हैं, जिसमें कि पीना तक भी शामिल है कि आप गंजे हो रहे हैं तो आप अपने ही खून को पीजिए, आपके बाल आ जाएंगे, या आपको कुछ ऐसी स्किन की बीमारी हो रही तो आपकी ये कीजिए ब्लड के साथ। तो यदि मैं अपना ही खून पीऊँगा, मतलब ब्लड ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर में स्वतः ही बनता है, तो उसका एक्सटर्नल जो उपयोग है तो उससे तो हमारे शरीर को कुछ ना कुछ नुकसान होने का खतरा रहता होगा। डेफिनेटली अगर आप जब भी अपना खून या किसी का भी खून पिएंगे, जब वो आपके पेट में जाएगा, स्टमक में जाएगा, तो वहाँ HCl होता है, एसिड से जब वो रिएक्ट करेगा तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, और उसमें से जो आयरन निकलेंगे वो आपकी डायरेक्ट कोशिकाओं को डैमेज कर सकते हैं। तो मैं तो आपको मेडिकली कभी एडवाइस नहीं करूँगा कि आप किसी व्यक्ति का या स्वयं का खून पिएँ, किसी भी हेल्थ के लिए कहीं से भी ये सही नहीं है। रही बात कि आपके बाल आ जाएंगे या आपके जोड़ों का दर्द, उसके लिए खून पीने की ज़रूरत नहीं है। जो प्लाज्मा होता है, आजकल एक प्लाज्मा थेरेपी चली है, उसको अगर आप स्किन वाले डॉक्टर के पास जाके पूछेंगे किस तरह का प्लाज्मा चाहिए होता है, या आपके जो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स होते हैं उनसे अगर आप पूछें कि आपको प्लाज्मा किस जॉइंट्स के लिए चाहिए, कितना चाहिए, उसके हर एक का अपना एक सिस्टम है। अगर आप उसको साइंटिफिकली या मेडिकल एडवाइस के तौर पे लेते हैं तो वो आपको फ़ायदा करेगा। अपने आप अगर आप कोई भी प्लाज्मा या ब्लड का यूज़ करेंगे तो वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक और ख़तरनाक ही होगा। अच्छा, इमरजेंसी के अलावा यदि मैं प्लानिंग के तहत प्लान करके ब्लड डोनेट कर रहा हूँ तो मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इससे पहले और बाद में? देखिए, अगर आप ब्लड डोनेट करने आ रहे हैं तो सबसे पहले तो ये है कि आपको अच्छी नींद ली कि नहीं आपने, और उस दिन आपने किसी भी प्रकार का अगर कोई शराब का सेवन किया है, कोई ड्रग्स ली है, तो हम आपसे उस क्वेश्चनियर में पूछते हैं, और अगर आपने शराब का सेवन किया है तो हम आपका ब्लड नहीं लेंगे। एक तंदुरुस्त व्यक्ति अच्छी नींद लेके, अच्छा हल्का नाश्ता करके, सवेरे के टाइम पे प्रफुल्लित मन से अगर ब्लड बैंक में आता है, वहाँ उनको डॉक्टर एग्जामिन करते हैं, उनको थोड़ा चाय नाश्ता कराया जाता है, और उसके बाद उनका ब्लड डोनेट कराया जाता है। ब्लड डोनेशन के बाद उनको कुछ प्रिकॉशंस बताए जाते हैं, और उनका अगर वो पालन करते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर आपने एकदम से ब्लड डोनेट किया और इमीडिएटली आप उठ के आप कार ड्राइव कर रहे हैं या मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहे हैं, तो कभी कभी अचानक से चक्कर आ जाते हैं, आपको विजुअल शॉक हो सकता है, तो आप डॉक्टर की सलाह मानें, 15-20 मिनट आराम करें, तलर पदार्थ का सेवन करें, कुछ बिस्किट्स और कॉफ़ी जैसी चीज़ पिएं, और आराम से अपना नियमित जो भी रूटीन वर्क कर रहे हैं वो आराम से आप कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अच्छा, मेरे को स्वयं के लिए तो ब्लड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं स्वस्थ हूँ और मैं इस स्थिति में हूँ कि मैं ब्लड नियमित रूप से दे सकता हूँ।
तो मेरे को उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, मतलब मेरी सेहत को और इमरजेंसी में मेरे को जो मैंने डोनेट किया है वो मेरे को कैसे वापस मिल सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताऊंगा कि जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो बहुत अच्छे हार्मोन आपके शरीर से निकलते हैं, क्योंकि आपका मन बहुत मतलब उत्साहित होता है। एंडोर्फिन नाम के हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सीटोसिन होते हैं, ये सब हार्मोन आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। दूसरा फ़ायदा मैं आपको बताऊं कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होता है वो ब्लड डोनेशन से कम हो जाता है। तीसरा फ़ायदा यह है कि आपकी जो बोन मैरो होती है, जहाँ ब्लड का प्रोडक्शन होता है, वो स्टिमुलेट हो जाती है, तो अच्छी क्वालिटी का ब्लड बनता है। चौथा फ़ायदा मैं बताऊं कि आपका एक कंप्लीट ब्लड काउंट की जांच होती है, जिसमें कई चीज़ें होती हैं, हीमोग्लोबिन होता है, WBC होती है, प्लेटलेट्स होती है। इसके अलावा स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर आपकी HIV की, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, सिफिलिस, मलेरिया, इसके अलावा आपका ब्लड ग्रुप क्या है, रिसर्च फैक्टर क्या है, इन सब की जांच होती है, और ये जांच आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है। तो आप देखिए, आपके अच्छे हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है, आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है, ब्लड बैंक से आपको एक डोनर कार्ड मिलता है, प्लस अगर आप कभी जाके कहते हो कि मैं रेगुलर डोनर हैं, तो आपके कहने पे हमारे पास सारी जानकारी आपकी होती है। हम आपके मरीज़ को इमरजेंसी में तुरंत ब्लड सप्लाई करते हैं, आपकी मदद करते हैं। तो वाकई में रक्तदान के फ़ायदे आपको भी हैं और दूसरे का तो आप जीवन बचाते ही हैं, लेकिन आपके शरीर को भी कई तरह से इसके फ़ायदे मिलते हैं, और जो खून आप दे रहे हैं उसकी आपका शरीर बहुत जल्दी ही भरपाई भी कर लेता है, बल्कि वो जो रिप्लेसमेंट है वो एक नए तरह का खून आपके शरीर में संचारित होता है। डॉक्टर अमित शर्मा जी को हम धन्यवाद कहेंगे, उन्होंने रक्तदान से जुड़ी हुई इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी और इस नेक कार्य के लिए आप सबको प्रेरित भी किया है। हेलो डॉक्टर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए पत्रिका TV और रखिए अपनी सेहत का ख्याल। नमस्कार।